गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में क्या एंजाइम, ठीक है। एंजाइम में अपन ने पढ़ लिया था एंजाइम किसे कहते हैं और एंजाइम की क्रियाविधि क्या होती है, ठीक है। एक बार मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। अपन ने पढ़ा था एंजाइम की परिभाषा कि वे उत्प्रेरक जो जीवों के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। यहाँ पर जैव रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है जैसे कि श्वसन हो गया, जैसे कि पाचन हो गया, अगर अपन पादपों में बात करें तो प्रकाश संश्लेषण हो गया। और इनमें एंजाइमों की क्या होती है, अहम भूमिका होती है। और वो क्या कर देते हैं, इन अभिक्रियाओं के वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये अपन ने परिभाषा में जान लिया था। फिर अपन ने बात की थी डियर कि एंजाइम की क्रियाविधि। एंजाइम की क्रियाविधि में अपन ने देखा था कि एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं, विशिष्ट प्रकृति के। विशिष्ट प्रकृति का मतलब होता है कि एक विशेष एंजाइम है ना, विशेष प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है। और इसको अपन ने किससे समझा था, ताला चाबी के सिद्धांत से। क्योंकि एक विशेष जो ताला होता है ना, उसको एक विशेष प्रकार की चाबी खोल सकती है। तो इससे अपन ने समझ लिया था, ठीक है। आज अपन बात करेंगे किसकी, एंजाइम के उदाहरण की, ठीक है। कुछ एंजाइम देखेंगे अपन और उनका क्या क्या कमर्शियल यूज होता है ना, वो देखेंगे। तो अपना टॉपिक होगा क्या डियर, अपना टॉपिक हो जाएगा आज का एंजाइम के, समझे इधर, टॉपिक हो जाएगा एंजाइम के महत्वपूर्ण उदाहरण। एंजाइम के महत्वपूर्ण उदाहरण, महत्वपूर्ण उदाहरण एवं उनके उपयोग, एवं उनके उपयोग। ये क्या हो जाएगा डियर, अपना आज का टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इस टॉपिक से आपके 12th बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 12th बोर्ड के अलावा आपके जितने भी कंपटीशन है ना, वहां से यहाँ से मतलब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अपन इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखिए इधर सबसे पहला एंजाइम देखते हैं अपन डियर, कौन सा, जाइमेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम देखते हैं, जाइमेज एंजाइम, ठीक है। तो सबसे पहला एंजाइम देख लेंगे अपन नंबर 1 पे, जाइमेज एंजाइम, ठीक है। अपन ने जाइमेज एंजाइम के बारे में पढ़ लिया था कि सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम था। पढ़ा था ना अपन ने कल वाले क्लास में कि सबसे पहला खोजा गया एंजाइम कौन सा है, जाइमेज एंजाइम, ठीक है। फिर अपन ने बात की थी कि जो जाइमेज एंजाइम होता है ना, यह ग्लूकोज के जल अपघटन में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है, ग्लूकोज के जल अपघटन में। और यह एंजाइम ग्लूकोज का जल अपघटन करके एथेनॉल बनाता है। और एथेनॉल को अपन क्या बोलते हैं, शराब, वाइन बोलते हैं, ठीक है। फिर अपन ने बात कर ली थी कि कभी कभी क्या होता है कि एथेनॉल नहीं बन करके क्या बन जाता है, मेथेनॉल, ठीक है। उसके अपन ने कल बात कर ली थी। और मेथेनॉल को क्या बोलते हैं डियर, जहरीली शराब। कहने का मतलब है मेथेनॉल को अगर कोई इंसान पी लेना तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। वो अपन ने कल वाली क्लास में बात कर ली थी। आज का अपना टॉपिक है जाइमेज एंजाइम का कार्य क्या होता है, ठीक है। तो आओ समझते हैं क्या होता है। देखिए जो आपका जाइमेज एंजाइम होता है ना, ये क्या करता है, अपन ने पढ़ा था ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र पढ़ा था डियर C6H12O6, यही पढ़ा था ना, ठीक है। तो इस ग्लूकोज मतलब जो जाइमेज एंजाइम होता है ना, ये क्या करता है, ग्लूकोज का अपघटन करता है। क्या करता है डियर, ये हो गया अपना जाइमेज एंजाइम, ठीक है। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज का जल अपघटन करके क्या बना देता है, ग्लूकोज को किसमें बदल देगा, ये बदल देता है एथेनॉल में, मतलब C2H5OH में बदल देगा, ठीक है। और क्या निकल जाएंगे, CO2 के 2 अणु बाहर निकल जाएंगे। और बैलेंस करने के लिए क्या लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। ये बनती है अपने पास। कहने का मतलब है जाइमेज एंजाइम सबसे पहले खोजा गया एंजाइम था और ये ग्लूकोज को एथेनॉल में बदल देता है। किसमें बदलता है डियर, ग्लूकोज को एथेनॉल में। ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा ग्लूकोज, ठीक है। और C2H5OH क्या हो जाएगा डियर अपने पास, एथेनॉल, ठीक है। ग्लूकोज को एथेनॉल में बदल देता है कौन सा एंजाइम, जाइमेज एंजाइम। और इस एथेनॉल को अपन क्या बोलते हैं, शराब बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया जाइमेज एंजाइम का उपयोग, ठीक है।
पहला एंजाइम हो गया। फिर इसी के बाद अपन दूसरा एंजाइम की बात करें तो दूसरा एंजाइम ले लेंगे डियर, कौन सा? डाइस्टेरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? डाइस्टेरेज एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं ना। नंबर 2 पे पढ़ लेंगे अपन डाइस्टेरेज एंजाइम। डाइस्टेरेज एंजाइम, ठीक है, अपन पढ़ेंगे डाइस्टेरेज एंजाइम। ठीक है, ये जो डाइस्टेरेज एंजाइम होता है ना, ये क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। क्या करता है डियर? स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। कैसे बदलता है देखो इधर, ले लेते हैं अपन स्टार्च। स्टार्च का सूत्र पढ़ा था डियर अपन ने, क्या? C6H10O5 का N, ठीक है ना। ये अपन ने पढ़ा था क्या डियर? स्टार्च का सूत्र पढ़ा था ना, क्योंकि अपन ने पढ़े थे क्या डियर? पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड जितने भी होते हैं ना, जैसे कि स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, है ना, ग्लाइकोजन हो गया, इनुलिन हो गया, इन सभी के सूत्र क्या होंगे? C6H10O5N हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने क्या बोल दिया कि जो डाइस्टेरेज एंजाइम होता है ना, ये स्टार्च का जल अपघटन करके, क्या करके डियर? स्टार्च का जल अपघटन करके, ये यहां पे ले लेंगे अपन डाइस्टेरेज एंजाइम। डाइस्टेरेज एंजाइम, ठीक है। डाइस्टेरेज एंजाइम क्या करेगा? स्टार्च का जल अपघटन करके क्या बना देता है? माल्टोज बना देता है। और माल्टोज का सूत्र हो जाएगा डियर C12H22O11, ये हो जाएगा माल्टोज। और बैलेंस करने के लिए अपन क्या लिख देंगे आगे? N। ये स्टार्च हो गया और ये हो गया माल्टोज। ठीक है, समझिए। कहने का मतलब है डाइस्टेरेज एंजाइम स्टार्च का जल अपघटन करके क्या बनाता है? माल्टोज बनाता है। क्या बनाता है? माल्टोज। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें क्या कि स्टार्च से एथेनॉल का निर्माण किस प्रकार कर दे, कहने का मतलब है स्टार्च से अपन को क्या बनाना है? एथेनॉल। तो स्टार्च से एथेनॉल के निर्माण के लिए 3 एंजाइमों की आवश्यकता होती है। कितने एंजाइमों की आवश्यकता होती है? 3 एंजाइमों की आवश्यकता। ठीक है, पहला एंजाइम हो जाएगा कौन सा? डाइस्टेरेज एंजाइम, जो क्या करेगा? स्टार्च को माल्टोज में बदल देगा। ठीक है, फिर दूसरा एंजाइम आएगा माल्टेज एंजाइम, और माल्टेज एंजाइम क्या करेगा? माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देगा। और फिर आएगा जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम क्या करेगा? ग्लूकोज को एथेनॉल में बदल देगा। तो अपन स्टार करके क्या लिख लेंगे डियर? क्या लिख लेंगे कि स्टार्च से एथेनॉल के निर्माण के लिए, स्टार्च से एथेनॉल के निर्माण के लिए, स्टार्च से एथेनॉल के निर्माण के लिए निम्न 3 एंजाइमों की आवश्यकता होती है। निम्न 3 एंजाइमों की आवश्यकता होती है। एंजाइमों की आवश्यकता होती है। निम्न 3 एंजाइमों की आवश्यकता होती है। और वो 3 एंजाइम कौन कौन से हो जाएंगे? उनके अपन क्या लिख लेते हैं? नाम लिख लेते हैं ना। क्या लिख लेंगे डियर? नाम लिख लेंगे ना। देखिए, पहला एंजाइम हो जाएगा कौन सा? डाइस्टेरेज। कौन सा हो जाएगा? डाइस्टेरेज। ठीक है, दूसरा एंजाइम हो जाएगा डियर माल्टेज, और तीसरा एंजाइम हो जाएगा जाइमेज। समझिएगा, अपन क्या बात करें कि स्टार से अपन को क्या करना है? एथेनॉल का निर्माण करना है। ठीक है, तो स्टार से एथेनॉल के निर्माण के लिए 3 एंजाइमों की आवश्यकता पड़ती है। कितने एंजाइमों की आवश्यकता पड़ती है? 3 एंजाइमों। ठीक है, पहला कौन सा हो जाएगा? डाइस्टेरेज। दूसरा कौन सा हो जाएगा? माल्टेज। तीसरा कौन सा हो जाएगा? जाइमेज। देखिए इधर कैसी होती है रिएक्शन। अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, देखिए ये ले लेते हैं अपन सबसे पहले स्टार्च। C6H10O5 का होल N, ये क्या हो गया डियर अपने पास? स्टार्च हो गया। ठीक है, इस स्टार्च पर सबसे पहले कौन सा एंजाइम काम करेगा? डाइस्टेरेज। कौन सा एंजाइम? डाइस्टेरेज।
हाँ डाइस्टेरेज एंजाइम, ठीक है। और ये डाइस्टेरेज एंजाइम इस स्टार्च को किसमें बदल देगा, माल्टोज में, मतलब C12H22O11, और इसे क्या बोलते हैं डियर, माल्टोज, ठीक है। फिर इस माल्टोज पर कौन सा एंजाइम काम करेगा, माल्टेज, और माल्टेज किसमें बदल देगा इसको, ग्लूकोज में। देखो यहां पर काम करेगा अपना माल्टेज एंजाइम, ठीक है। और ये माल्टेज एंजाइम इस माल्टोज को ग्लूकोज में, और ग्लूकोज का सूत्र पढ़ चुके हैं C6O6, ठीक है, C6H12O6, इसे क्या बोलते हैं डियर, ग्लूकोज, ठीक है। फिर इस ग्लूकोज पर कौन सा एंजाइम काम करेगा, जाइमेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम डियर, जाइमेज एंजाइम, ठीक है। और ये जाइमेज एंजाइम इस ग्लूकोज को किसमें बदल देगा, C2H5OH में, और इसे क्या बोलते हैं डियर, एथेनॉल बोलते हैं। मतलब ये क्या होती है, अपनी शराब होती है एक प्रकार से, ठीक है, एथेनॉल। कहने का मतलब है स्टार्च से एथेनॉल के निर्माण के लिए 3 एंजाइमों की आवश्यकता होती है। कितने एंजाइमों की आवश्यकता होती है, 3। पहला कौन सा है, डाइस्टेरेज एंजाइम, जो क्या करता है स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा आता है, माल्टेज एंजाइम, ये माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देगा, ठीक है। फिर तीसरा कौन सा आता है, जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में बदल देगा, ठीक है। ये 3 एंजाइम की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे नंबर तीसरे एंजाइम के ना। नंबर तीसरा एंजाइम ले लेंगे डियर अपन, कौन सा, माल्टेज ही ले लेते हैं। नंबर 3 पे पढ़ लेंगे डियर माल्टेज एंजाइम। समझिए इधर क्या है माल्टेज, ठीक है। जो माल्टेज एंजाइम होता है ना, पढ़ लिया अपन ने क्या, कि ये माल्टोज को किसमें बदल दे रहा है, ग्लूकोज। तो अपन लिख लेंगे माल्टेज एंजाइम क्या करता है, ये ले लिया अपन ने वापिस से माल्टोज C12H22O11, इस पर कौन सा एंजाइम काम करेगा डियर, हाँ माल्टेज एंजाइम, ठीक है। और ये माल्टेज एंजाइम इस माल्टोज को किसमें बदल देगा, ग्लूकोज में, C6H12O6 में बदल देगा, C6H12O6, और इसे क्या बोलते हैं डियर, ग्लूकोज। ये हो गया ग्लूकोज, ठीक है। और ये हो गया क्या, माल्टोज। कहने का मतलब है माल्टेज एंजाइम क्या करता है, माल्टोज को किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है, ये अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। फिर जो माल्टेज एंजाइम होता है ना, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आंत्र रस में। कहाँ पाया जाता है, आंत्र रस में। तो अपन बात कर लेंगे कि यह आंत्र रस में पाया जाता है। तो अगला स्टार करके लिख लेंगे डियर क्या, कि माल्टेज एंजाइम आंत्र रस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आंत्र रस में पाया जाता है। और आपके पिछली बार ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1 नंबर का क्वेश्चन आया था क्या, कि आंत्र रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है, माल्टेज एंजाइम। और 1 नंबर में बोर्ड में आपकी क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। तो अपन बात कर लेंगे, ठीक है। फिर अगला एंजाइम देख लेंगे कौन सा डियर, डाइस्टेरेज पढ़ लिया, माल्टेज पढ़ लिया, जाइमेज पढ़ लिया, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं क्या, कि माल्टोज से एथेनॉल के निर्माण के लिए कितने एंजाइमों की आवश्यकता होती है, तो आपका आंसर आएगा 2 एंजाइम। क्योंकि पहला एंजाइम तो कौन सा आएगा, माल्टेज, जो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा। लेकिन ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम, जाइमेज एंजाइम। तो यहां से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि स्टार्च से एथेनॉल के निर्माण के लिए कौन से एंजाइमों की आवश्यकता होती है, 3 एंजाइमों की। पहला डाइस्टेरेज एंजाइम हो जाएगा, दूसरा माल्टेज एंजाइम हो जाएगा, तीसरा जाइमेज एंजाइम हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि माल्टोज से एथेनॉल के निर्माण के लिए कितने एंजाइमों की आवश्यकता होती है, 2। कौन कौन से, माल्टेज एंजाइम और जाइमेज एंजाइम, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले ग्लूकोज से एथेनॉल के निर्माण के लिए कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है, जाइमेज। क्लियर, ये अपन ने पढ़ लिया माल्टेज एंजाइम, ठीक। फिर नंबर 4 पे बात करेंगे डियर, देखिए इधर, नंबर 4 पे ले लेंगे अपन कौन सा, टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम डियर, टाइलिन एंजाइम। समझिए इधर क्या होता है, जो टाइलिन एंजाइम होता है ना, ये क्या करता है, कि जो पॉलीसेकेराइड होते हैं, देखिए इधर,
टाइलिन एंजाइम पॉलीसेकेराइड को माल्टोज में बदल देता है। क्या करता है? पॉलीसेकेराइड को माल्टोज में बदल देता है। यहां पर कौन सा एंजाइम काम करेगा? वो टाइलिन एंजाइम। ठीक है, कहने का मतलब है टाइलिन एंजाइम पॉलीसेकेराइड को माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, और पॉलीसेकेराइड में क्या क्या आ सकते हैं? स्टार्च आ सकता है, सेल्यूलोज आ सकता है, इनुलिन आ सकता है। ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड होते हैं। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड का सूत्र लिख सकते हैं अपन। क्या लिख सकते हैं डियर? C6H10O5N। अरे लिख सकते हैं क्या है? पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड में सब आ गए अपने, स्टार्च, सेल्यूलोज, इनुलिन, सब है ना। तो पॉलीसेकेराइड पे टाइलिन एंजाइम काम करेगा और किस में बदल देगा? माल्टोज में। और माल्टोज का सूत्र क्या बन जाएगा डियर? C12H22O11। क्लियर? अगर मैं आपसे बात करूं क्या कि पॉलीसेकेराइड से एथेनॉल के निर्माण के लिए कौन कौन से एंजाइमों की आवश्यकता होती, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? टाइलिन एंजाइम, फिर दूसरा आ जाएगा माल्टेज एंजाइम, फिर तीसरा आ जाएगा जाइमेज एंजाइम। ठीक है ना, आप आंसर कर सकते हो, कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले आपको तैयार हो गए हो ना। फिर बात कर लेंगे कि जो टाइलिन एंजाइम होता है ना, ये टाइलिन एंजाइम लार व थूक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है डियर? लार या थूक में पाया जाता है। जो अपन थूक होता है ना, थूक या लार, उसमें पाया जाता है कौन सा? टाइलिन एंजाइम। ये हो गया अपना टाइलिन एंजाइम। ठीक है, फिर नंबर 5 पे बात कर लेंगे डियर, कौन सा एंजाइम? नंबर 5 पे आ जाएगा अपना, नंबर 5 पे पढ़ लेंगे अपन लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइपेज एंजाइम। देखिए इधर, जो लाइपेज एंजाइम होता है ना, ये भी कहाँ पाया जाता है? जठर रस या उदर रस में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है डियर? जठर रस या उदर रस में ना। जठर किसे बोलते हैं? पेट से ना, तो वहां पे जो जठर रस या उदर रस होता है ना, वहां पे मिलेगा। तो बात कर लेंगे लाइपेज एंजाइम, स्टार करके बात कर लेंगे अपन क्या कि यह जठर रस या उदर रस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है डियर? जठर रस या उदर रस में। ठीक है, फिर बात कर लेंगे कि जो लाइपेज एंजाइम होता है ना, ये क्या करता है? लिपिड या वसा को, किसको डियर? लिपिड वसा को। लिपिड बोल दें या इसे क्या बोल दें? वसा। ठीक है, लिपिड या वसा को किसमें बदल देगा? लिपिड या वसा को वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल देता है। किसमें बदल देता है? वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल। वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल लिख लेते हैं अपन। ठीक है, कहने का मतलब है अपन पढ़ रहे लाइपेज एंजाइम। सबसे पहले बात कर लेंगे कि लाइपेज एंजाइम जठर रस या उदर रस में पाया जाता है, जो लिपिड या वसा को वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल देता है। और ग्लिसरॉल क्या होती है? एक प्रकार से क्या होती है? लिपिड का एक प्रकार होता है। ये अपन जो नेक्स्ट जीव रसायन पढ़ेंगे ना लिपिड, वहां पे अच्छे से पढ़ेंगे कि ग्लिसरॉल क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर अपन को बस इतना याद रखना है कि लाइपेज एंजाइम लिपिड या वसा को वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में बदलता है। ठीक, ये क्लियर हो गया। फिर अगला एंजाइम पढ़ लेंगे डियर, कौन सा? नंबर 6 पे, नंबर 6 पे पढ़ लेंगे अपन कौन सा? पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम डियर? पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम के बारे में बात कर लेंगे अपन क्या कि जो पेप्सिन एंजाइम होता है ना, ये भी कहाँ पाया जाता है? जठर रस या उदर रस में। कहाँ पे पाया जाता है डियर? जठर रस या उदर रस में। जठर रस या उदर रस में पाया जाता है। ठीक, फिर बात कर लेंगे कि जो पेप्सिन एंजाइम होता है ना, ये पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है डियर? प्रोटीन का पाचन। हाँ, प्रोटीन का पाचन करता है। ये अपन बात कर लेंगे। और प्रोटीन का पाचन कहाँ पे करता है? ये आमाशय में करता है। मतलब जो आमाशय में प्रोटीन होती है ना, उसका पाचन करता है कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम। तो लिख लेंगे अपन कि आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है। कहाँ पे करेगा डियर? आमाशय में प्रोटीन का पाचन करेगा। ये हो गया अपना कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, फिर नंबर 7 पे बात कर लेंगे अपन कौन सा एंजाइम? देखें, नंबर 7 पे आ जाएगा अपना ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम डियर? ट्रिप्सिन एंजाइम।
ट्रिप्सिन एंजाइम। समझिए इधर, जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ना, ये पाया जाता है अग्नाशय रस में। कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय रस में। तो अपन बात कर लेंगे स्टार करके कि ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय रस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा डियर? अग्नाशय रस में। अग्नाशय रस, ये हो गया इसकी उपस्थिति। ठीक है। फिर जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ना, ये क्या करता है, जो आंत होती है ना, जैसे कि आपने सुना होगा छोटी आंत बड़ी आंत, सुना है ना, तो मतलब जो आंत होती है ना, उस आंत में प्रोटीन का पाचन करता है। तो इसका कार्य क्या हो जाएगा, स्टार करके लिख लेंगे अपन क्या, कि ट्रिप्सिन एंजाइम आंत में प्रोटीन का पाचन करता है। क्या लिख लेंगे? ट्रिप्सिन एंजाइम आंत में प्रोटीन का पाचन करता है। जबकि आमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम कर रहा था डियर? पेप्सिन। ठीक है ना, पहले पढ़ चुके हैं। पे से पेप्सिन, प से प्रोटीन। ठीक, इसे याद रख लेंगे। ठीक, फिर नंबर 8 पे पढ़ लेंगे अपन कौन सा एंजाइम डियर? एमाइलोप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम पढ़ लेंगे? एमाइलोप्सिन एंजाइम। एमाइलोप्सिन एंजाइम। ठीक है, एमाइलोप्सिन एंजाइम ये भी कहाँ पाया जाएगा डियर? अग्नाशय रस में। कहाँ पाया जाएगा? अग्नाशय रस में। हाँ, तो इसकी उपस्थिति हो जाएगी कि एमाइलोप्सिन एंजाइम भी अग्नाशय रस में ही पाया जाता है। अग्नाशय रस में ही पाया जाएगा। ठीक है, ये बात कर लेंगे। फिर बात कर लेंगे कि जो एमाइलोप्सिन एंजाइम होता है ना, ये पॉलीसेकेराइड को किसमें बदलता है? माल्टोज में। और अपन पढ़ चुके हैं पहले ये कि जो लाइपेज एंजाइम होता है ना, वह भी पॉलीसेकेराइड को किसमें बदलता है? माल्टोज में। तो कहने का मतलब है लाइपेज एंजाइम और एमाइलोप्सिन एंजाइम दोनों ही पॉलीसेकेराइड को माल्टोज में बदलते हैं। ठीक है, ये इसका कार्य हो जाएगा। तो अपन लिख लेंगे क्या, कि एमाइलोप्सिन एंजाइम पॉलीसेकेराइड को माल्टोज में बदल देता है। पॉलीसेकेराइड को माल्टोज में बदल देता है। ये अपन क्या कर लेंगे डियर, इसकी बात कर लेंगे कार्य। ये हो गया अपना कौन सा एंजाइम? एमाइलोप्सिन एंजाइम। ठीक है, फिर नंबर 9 पे बात करते हैं अपन कौन सा एंजाइम? नंबर 9 पे बात कर लेंगे अपन राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? नंबर 9 पे आ जाएगा अपना राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम। राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम। ठीक है, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, अपन बात करें राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम की, तो ये क्या करता है? आरएनए का अपघटन करता है। किसका अपघटन करता है डियर? आरएनए का अपघटन करता है। तो कार्य हो जाएगा इसका आरएनए का अपघटन करना। आरएनए का अपघटन करना। और आरएनए अपन ने पढ़ा था क्या, या आपने पढ़ा होगा, न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए और आरएनए ये न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लिक अम्ल क्या करता है, जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं ना, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, और न्यूक्लिक अम्ल 2 होते हैं, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीएनए डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो कहने का मतलब है राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम जो होता है ना, वो आरएनए का अपघटन करता है। क्योंकि आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड आ रहा है ना, तो राइबोज न्यूक्लिक से बन गया क्या? राइबोज न्यूक्लियेज, राइबोन्यूक्लियेज बन जाएगा। ठीक है, फिर नंबर 10 पे बात कर लेंगे अपन कौन सा एंजाइम? देखें, नंबर 10 पे आ जाएगा अपना डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज। क्या आ जाएगा डियर? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम। ठीक है, और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज जो एंजाइम होता है ना, ये क्या करता है? डीएनए का अपघटन करता है। क्या करता है डियर? डीएनए का अपघटन करता है। तो इसका कार्य लिख लेंगे अपन, डीएनए का अपघटन करना। ये होते हैं आपके एंजाइम। कर लोगे ना याद इनको? हो जाएंगे। आप एक बार क्या करना, कॉपी में लिख लिख के याद करना, हो जाएंगे आराम से। ठीक है, फिर अन्य एंजाइमों में अपन 2 एंजाइम और रह गए, उनकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो नंबर 11 पे बात कर लेंगे तो कौन सा? प्रोटीएज एंजाइम। कौन सा एंजाइम डियर? प्रोटीएज एंजाइम। नाम से पता चल रहा है प्रोटीएज मतलब प्रोटीन का क्या करेगा? ये अपघटन करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन का अपघटन करेगा।
तो लिख लेंगे इसका कार्य क्या, प्रोटीन का जल अपघटन करेगा। ठीक है, प्रोटीज एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन का जल अपघटन करेगा। क्या करेगा डियर, प्रोटीन का जल अपघटन करेगा। ठीक? फिर एक एंजाइम और बच गया, उसको भी पढ़ लेते अपन, क्या, यूरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम डियर, यूरेज एंजाइम। देखिए इधर, यूरेज एंजाइम, हाँ जो भी 6 लगा लेना आप, है ना, 11 या 12 है, ठीक है ना। जो यूरेज एंजाइम होता है ना, ये क्या होता है, क्या करता है डियर, यूरिया का जल अपघटन करता है। क्या करता है ये, यूरिया का जल अपघटन करता है। क्या करेगा ये, यूरिया का जल अपघटन करेगा। ठीक, और मैं बता दूं आपको, जब कोई किसान अपने खेत में क्या डालता है, यूरिया डालता है, और वह यूरिया क्यों डालता है, फसलों को नाइट्रोजन देने के लिए। क्योंकि आपने पढ़ा होगा यूरिया में 46% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो जैसे अपन खेत में क्या डालेंगे, यूरिया, तो वह यूरिया डालने के बाद क्या होएगा, उसका जल अपघटन होगा। क्या होगा डियर, जो यूरिया होता है ना, इस यूरिया का क्या होएगा, जल अपघटन होगा। समझे चीज को, यूरिया का क्या होएगा, जल अपघटन होएगा, यूरिया का जल अपघटन। और यूरिया का जल अपघटन कौन सा एंजाइम करेगा डियर, यूरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, यूरेज एंजाइम। ठीक है, जैसे यूरिया का जल अपघटन यूरेज एंजाइम करेगा ना, तो क्या बनेगा अपने पास, अमोनियम कार्बामेट। क्या बनेगा डियर, अमोनियम कार्बामेट। समझे इधर, अमोनियम कार्बामेट। ठीक है, यूरिया का जल अपघटन यूरेज एंजाइम करता है और क्या बनता है, अमोनियम कार्बामेट। फिर क्या होता है, कुछ दिनों बाद क्या होगा, इस अमोनियम कार्बामेट का भी क्या होगा, अपघटन होगा। ठीक है, और इस अमोनियम कार्बामेट का अपघटन करेगा कौन सा एंजाइम या कौन सा जीवाणु, नाइट्रोसोमोनास जीवाणु। कौन सा जीवाणु दिया, नाइट्रोसोमोनास जीवाणु। ठीक है, इस अमोनियम कार्बामेट को, ये जो नाइट्रोसोमोनास क्या है, एक प्रकार का जीवाणु है। तो नाइट्रोसोमोनास जीवाणु अमोनियम कार्बामेट को अमोनियम में बदलता है। किसमें बदल देगा, अमोनियम में, NH4+। और आपको पता है, जैसे आलू, धान, गन्ना, ये नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, अमोनियम के रूप में, NH4+ के रूप में। तो ये क्या कर लेंगे, नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेंगे। लेकिन अधिकांश जो पौधे होते हैं ना, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में, मतलब NO3- के रूप में लेते हैं। तो क्या होएगा, वापिस से इस अमोनियम को, वापिस से क्या होगा, इस अमोनियम को एक जीवाणु आएगा, कौन सा, नाइट्रोबैक्टर। कौन सा जीवाणु आएगा डियर, नाइट्रोबैक्टर जीवाणु। ठीक है, नाइट्रोबैक्टर जीवाणु किसमें बदल देगा, नाइट्रेट में, मतलब NO3- में। और आपको पता है अधिकांश फसलें नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करती है, नाइट्रेट के रूप में। ऐसी होती है अपनी पूरी प्रोसेस, और इस प्रोसेस को होने में 7 से 14 दिन का समय लग जाता है। अरे डालते हो ना गाँव में आप, यूरिया डालते हो, तो वो यूरिया क्यों डालते हैं, नाइट्रोजन देने के लिए डालते हैं। क्योंकि जैसे अपन यूरिया डालेंगे ना, तो कुछ दिनों बाद क्या होगी, जो अपनी फसलें होती है ना, उनकी वानस्पतिक वृद्धि क्या होगी, तेजी से होगी। क्योंकि नाइट्रोजन का कार्य होता है पौधे की वानस्पतिक वृद्धि बढ़ाना, और यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन, क्योंकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, और वो जो यूरिया होता है ना, उस यूरिया से नाइट्रोजन ऐसे मिलता है फसलों को। तो अपन बात कर लेंगे, ठीक है। हालांकि ये चीज जो है ना, या आप चैप्टर नंबर कौन सा, उर्वरक वाला जो चैप्टर है ना, उसमें पढ़ोगे आप, है ना। लेकिन मैंने क्या है यहाँ पे ही समझा दिया आपको, ठीक। ये हो गया आपके एंजाइम, ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं अपन, लिख लेते हैं डियर, है ना। इनको क्या करते हैं अपन, एक एक करके लिख लेते हैं ना, ज्यादा हो जाएगा मैटर, ठीक है। तो आप टॉपिक डाल लें, एंजाइमों के महत्वपूर्ण उदाहरण एवं उनके उपयोग। टॉपिक डाले डियर, एंजाइमों के महत्वपूर्ण उदाहरण एवं उनके उपयोग, ठीक है। नंबर 1 पे लिखे आप जाइमेज एंजाइम, लिखिए नंबर 1 पे जाइमेज एंजाइम, ठीक है। और जाइमेज एंजाइम में लिखे आप, लिखे यह एंजाइम
जाइमेज एंजाइम में लिखे आप यह एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में बदल देता है। यह एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में बदल देता है। किसमें बदल देता है? एथेनॉल में। और आप ये इक्वेशन को उतार रहे, इसको उतार ले आप डियर इक्वेशन को। और कैसे बदलता है कि ग्लूकोज जो होता है ना, उसका सूत्र अपन पहले पढ़ चुके हैं, C6H12O6 होता है। उस पर जाइमेज एंजाइम काम करेगा और क्या बना देगा? C2H5OH। और इसे क्या बोलते हैं? एथेनॉल। और क्या निकल जाएंगे? CO2 के 2 अणु। बैलेंस करने के लिए क्या लगा देंगे? एथेनॉल के आगे 2। ठीक है, ऐसे होती है रिएक्शन। उतार ले आप इसको ना। और एथेनॉल क्या होता है? अपना शराब होती है ना। तो कहने का मतलब है कि जो जाइमेज एंजाइम होता है ना, इस जाइमेज एंजाइम का उपयोग किसमें होता है? जो अपने शराब बनाने वाली इंडस्ट्री होती है ना, उनमें किया जाता है। ठीक है, उतार लिया। चलो आगे बढ़ते हैं ना। ठीक, नंबर 2 पे लिखिए डियर आप डाइस्ट्रेज एंजाइम। वो लिखाने की जरूरत नहीं है ना कि जाइमेज एंजाइम सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है ना, वो अपन पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो लिखाने की जरूरत नहीं है बार बार ना। नंबर 2 पे लिखे आप डाइस्ट्रेज एंजाइम। लिखें डियर डाइस्ट्रेज एंजाइम। और लिखें इसमें ना, लिखें यह एंजाइम, लिखें यह एंजाइम स्टार्च को जल अपघटित कर, यह एंजाइम स्टार्च को जल अपघटित कर माल्टोज में बदल देता है। जल अपघटित कर माल्टोज में बदल देता है। और आप जो पहली इक्वेशन है ना, इसको उतार ले आप। जो पहली इक्वेशन है ना डियर, इसको उतार ले आप। C6H10O5N, इसे क्या बोलते हैं? स्टार्च। इसका क्या होगा? जल अपघटन, NH2O। और जल अपघटन कौन सा एंजाइम करेगा? डाइस्ट्रेज एंजाइम। और क्या बन जाएगा? NC12H22O11, जिसे क्या बोलते हैं? माल्टोज। ठीक है, इसको उतार ले आप, पहली वाली इक्वेशन को उतार ले। पहली वाली इक्वेशन को उतार ले आप, पहली वाली इक्वेशन को उतार ले। ठीक है, उतार ली। चलो आगे लिखे अब ना, लिखें स्टार करके लिखें। लिखें स्टार्च से एथेनॉल के निर्माण के लिए, लिखें स्टार्च से एथेनॉल के निर्माण के लिए निम्न 3 एंजाइमों की आवश्यकता होती है। स्टार्च से एथेनॉल के निर्माण के लिए निम्न 3 एंजाइमों की आवश्यकता होती है। और ये तीनों नाम लिख लिया, बोर्ड में लिख रखा है ना, डाइस्ट्रेज, माल्टेज और जाइमेज। तीनों एंजाइम लिख लिया डियर आप, डाइस्ट्रेज, माल्टेज और जाइमेज लिख ले तीनों एंजाइम। तीनों एंजाइम लिख लेना। इसको एक बार आप घर पे जाने के बाद पढ़ना ना, आराम से याद हो जाएगा, कुछ बार नहीं है, लॉजिक की चीजें सब है ना। लिख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं बना। और कैसे बदलता है आप इस इक्वेशन को उतार लें ना, थ्योरी लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, उतार लें आप इस इक्वेशन को कि स्टार्च पर डाइस्ट्रेज एंजाइम काम करेगा और क्या बना देगा? माल्टोज। ठीक है, फिर माल्टोज पर माल्टेज एंजाइम काम करेगा और क्या बना देगा? ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज पर जाइमेज एंजाइम क्या काम करेगा और क्या बना देगा डियर? एथेनॉल। इस इक्वेशन को उतार ले आप ना, उतार ले इसको, क्योंकि अपन पहले पढ़ चुके हैं पॉलीसेकेराइड का सामान्य सूत्र ना, C6H10O5N होता है ना। तो पॉलीसेकेराइड कोई सा भी आ जाए, चाहे वो स्टार्च आए, चाहे वो सेल्यूलोज आए, चाहे वो इनुलिन आए ना, सभी का सूत्र क्या बनेगा? C6H10O5N। अरे थ्योरी लिखाने की जरूरत नहीं है ना इसमें, नहीं। हाँ इक्वेशन से समझना आप ना। ठीक है, चलो ठीक है ना।
नंबर 3 पे लिखे डियर आप माल्टेज एंजाइम, लिखें माल्टेज एंजाइम और लिखें इसमें, लिखें यह एंजाइम, लिखें यह एंजाइम आंत्र रस में पाया जाता है, लिखें यह एंजाइम आंत्र रस में पाया जाता है जो माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, जो माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, जो माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, इसको इक्वेशन उतारनी है तो आप उतार लेना, उतार लो, इसको उतारना चाहो तो ना, वैसे मैंने लिखा दिया इसको ना कि माल्टेज एंजाइम आंत्र रस में पाया जाता है और ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, लिख लिया सर? लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं ना। नंबर 4 पे लिखे डियर आप टाइलिन एंजाइम, नंबर 4 पे लिखे आप टाइलिन एंजाइम और इसमें लिखें यह एंजाइम, लिखें डियर यह एंजाइम लार या थूक में पाया जाता है, यह एंजाइम लार या थूक में पाया जाता है जो पॉलीसेकेराइड को माल्टोज में बदल देता है, जो पॉलीसेकेराइड को माल्टोज में बदल देता है। और इक्वेशन उतार ले आप है ना, क्या लिखोगे कि पॉलीसेकेराइड पे टाइलिन एंजाइम काम करेगा और क्या बना देगा, माल्टोज। ठीक है, और पॉलीसेकेराइड का सूत्र C6H10O5N और माल्टोज का क्या हो जाएगा डियर C12H22 हो गया। उतार ले इसको ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, नंबर 5 पे लिखिए डियर आप लाइपेज एंजाइम, लिखें लाइपेज एंजाइम और लिखें इसमें, लिखें यह एंजाइम जठर रस या उदर रस में पाया जाता है, यह एंजाइम जठर रस या उदर रस में पाया जाता है जो लिपिड या वसा को वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल देता है, जो लिपिड या वसा को वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, और इसको उतारना चाहो तो उतार लो आप है ना, लिख लो कि लिपिड या वसा पर लाइपेज एंजाइम काम करेगा और किसमें बदल देगा डियर वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल देगा। ठीक है, लिख लो इसको आप है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते बना। नंबर 6 पे लिखे डियर आप पेप्सिन एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम में लिखे आप, लिखें यह एंजाइम जठर या उदर रस में पाया जाता है, लिखें डियर यह एंजाइम जठर रस या उदर रस में पाया जाता है जो आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है, जो आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, क्या करेगा, आमाशय में प्रोटीन का पाचन करेगा। ठीक है, ये हो गया अपना डियर पेप्सिन एंजाइम। नंबर 7 पे लिखे डियर आप ट्रिप्सिन एंजाइम और लिखें इसमें, लिखें यह एंजाइम अग्नाशय रस में पाया जाता है, यह एंजाइम अग्नाशय रस में पाया जाता है जो आंत में प्रोटीन का पाचन करता है, जो आंत में प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, आंत मतलब छोटी आंत बड़ी आंत ना, उसमें क्या करेगा, प्रोटीन का क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। ठीक है, नंबर 8 पे लिखे डियर आप एमाइलोप्सिन, नंबर 8 पे लिखे आप एमाइलोप्सिन और लिखें इसमें, लिखें यह एंजाइम अग्नाशय रस में पाया जाता है, यह एंजाइम अग्नाशय रस में पाया जाता है जो पॉलीसेकेराइड को माल्टोज में बदल देता है, जो पॉलीसेकेराइड को माल्टोज में बदल देता है। और यहाँ पर पॉलीसेकेराइड कोई भी हो सकता है, जैसे स्टार्च हो सकता है, सेल्यूलोज हो सकता है, इनुलिन हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है ना, कोई सा भी पॉलीसेकेराइड हो उसको माल्टोज में कौन सा एंजाइम बदलेगा डियर एमाइलोप्सिन। ठीक है, और किसमें पाया जाता है ये, अग्नाशय रस में। अग्नाशय रस में। नेक्स्ट एंजाइम लिखे 9 में राइबोन्यूक्लियेज, लिखे डियर राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम और इसमें लिख लेना यह आरएनए का अपघटन करता है, लिख लेना यह आरएनए का अपघटन करता है।
और नंबर 10 पे लिखे डियर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज इसमें लिखें यह डीएनए का अपघटन करता है। यह डीएनए का अपघटन करता है। और नंबर 11 पे लिख लेना डियर प्रोटीएज, और लिख लेना इसमें यह प्रोटीन का जल अपघटन करता है, क्योंकि प्रोटीन से क्या बन रहा है, प्रोटीज है ना। और अपन पहले बात कर चुके हैं कि अधिकांश एंजाइमों के नाम के अंत में क्या आता है डियर, एज आता है ना, ठीक है। अगला एंजाइम लिखे डियर, जो भी है वो यूरेज एंजाइम। यूरेज एंजाइम लिखे अपन, नंबर 12 है ना यूरेज एंजाइम, ठीक है। नंबर 12 पे लिख लेना आप यूरेज एंजाइम, ठीक है। सीक्वेंस लगा लेना आप नंबर 12 यूरेज एंजाइम। लेकिन इसमें लेकिन यह एंजाइम, लेकिन डियर यह एंजाइम यूरिया का जल अपघटन करता है। यह एंजाइम यूरिया का जल अपघटन करता है, ठीक है। अगर उतारना चाहो ना तो आप इसको भी उतार लो, उतार ले इसको आप, है ना, उतार ले। क्या है इसमें कि यूरिया का जल अपघटन यूरिएज एंजाइम करता है। कौन सा एंजाइम करता है डियर, यूरिएज एंजाइम, ठीक है। और क्या बनता है, अमोनियम कार्बामेट। फिर अमोनियम कार्बामेट को नाइट्रोसोमोनास जीवाणु अमोनियम में बदल देगा। और आपको पता है कुछ एमिनोफिलिक पादप जैसे आलू, धान, गन्ना, ये नाइट्रोजन को NH4+ अर्थात अमोनियम के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन अधिकांश जो पौधे होंगे ना, वह नाइट्रोजन को नाइट्रेट मतलब NO3- के रूप में ग्रहण करेंगे। तो अमोनियम पर नाइट्रोबैक्टर जीवाणु काम करेगा और क्या बना देगा, नाइट्रेट, और पौधे क्या कर लेंगे, ग्रहण। उतार ले इसको आप, है ना, उतार ले आप इसको डियर। ठीक है, उतार लिया आपने ना, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, एंजाइम के महत्वपूर्ण उदाहरण एवं उनके उपयोग, ठीक है। अब अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं डियर अपन, क्या, एंजाइम के गुणधर्म। क्या पढ़ लेंगे, एंजाइम के गुणधर्म। देखें इधर, अगला टॉपिक आ जाएगा अपना एंजाइम के गुणधर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम के गुणधर्म समझे दो। क्या पढ़ लेंगे डियर, एंजाइम के गुणधर्म, मतलब क्या क्या कैरेक्टर होते हैं एंजाइम के, समझे दो। सबसे पहले अपन परिभाषा में से क्या बना लेते हैं, इसका गुण। क्योंकि अपन ने एंजाइम की परिभाषा बोली थी डियर, वे जैव उत्प्रेरक जो जीवों के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। तो उसी से क्या बना लेंगे डियर, पहला गुण बना लेंगे, क्या, कि देखिए इधर पहला गुण लिख लेंगे अपन, क्या, यह जैव उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं डियर, पहला गुण हो जाएगा अपना, यह जैव उत्प्रेरक होते हैं। यह जैव उत्प्रेरक होते हैं। और उत्प्रेरक के बारे में अपन ने सीखा था कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेकर के उस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, लेकिन स्वयं रासायनिक रूप से क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, वो होते हैं क्या, उत्प्रेरक। और एंजाइम क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। तो लिख लिया अपन ने, यह जैव उत्प्रेरक होते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। पहला गुण हो गया। फिर दूसरा गुण हो जाएगा एंजाइम का, क्या, कि यह बहुलक प्रकृति की होती है। क्या लिख लेंगे डियर, यह बहुलक प्रकृति के होते हैं। क्या लिख लेंगे, यह बहुलक प्रकृति के होते हैं ना। यह बहुलक प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनका अनुभार क्या होता है डियर, उच्च होता है। अर्थात इनका अनुभार क्या होगा, उच्च होगा, ठीक, ये अपन बात कर लेंगे। तीसरा गुण बात कर लेंगे अपन एंजाइम का, क्या, कि यह जल में घुलकर कोलाइड विलयन बनाते हैं। क्या लिख लेंगे डियर, यह जल में घुलकर
कोलोइडी विलयन बनाते हैं। क्योंकि अपन जब एक ये क्या स्टार्ट किए थे अपन ने एंजाइम, तो वहां पे बात कर लिया था क्या कि एंजाइम जल में घुलकर क्या बनाते हैं, कोलोइडी विलयन बनाते हैं। तो अपन वही से गुण लिख लेंगे कि एंजाइम जल में घुलकर कोलोइडी विलयन बना लेते हैं। ठीक है, फिर चौथा गुण लिख लेंगे अपन डियर क्या, कि यह प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। क्या लिख लेंगे डियर, यह प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। कहने का मतलब है इनकी प्रकृति कैसे होगी, प्रोटीन होगी ना। कहने का मतलब है एंजाइम प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। ठीक, ये गुण बात कर लेंगे। फिर नंबर 5 पे गुण बात कर लेंगे क्या डियर, कि एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं, विशिष्ट प्रकृति। और विशिष्ट प्रकृति को अपन ने एंजाइम की क्रियाविधि पढ़ी थी ना, और एंजाइम की क्रियाविधि में पढ़ा था अपन ने क्या, ताला चाबी सिद्धांत। तो वहां पर समझा था क्या कि एक विशेष ताले को खोलने के लिए एक विशेष चाबी की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार किसी एक जैव रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए एक विशेष एंजाइम की आवश्यकता होती है, वो होता है विशिष्ट प्रकृति। तो क्या लिख लेंगे गुण, कि एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। ठीक है, फिर नंबर 6 पे गुण लिख लेंगे डियर क्या, कि एंजाइम अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं डियर, अत्यधिक क्रियाशील। हाँ, एंजाइम अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। यहां पर अत्यधिक क्रियाशील का मतलब होता है कि जो एंजाइम होते हैं ना, इस एंजाइम का एक अणु अभिकारक या क्रियाधार के 1 लाख नहीं 10 लाख क्रिया मतलब 10 लाख अणुओं को क्या कर सकता है, उत्प्रेरित कर सकता है 1 सेकंड में। तो अपन लिख लेंगे क्या, कि एंजाइम का एक अणु, एंजाइम का एक अणु क्रियाधार की, एंजाइम का एक अणु क्रियाधार के 10 लाख अणुओं को 1 सेकंड में उत्प्रेरित कर सकता है। 1 सेकंड में उत्प्रेरित कर सकता है। देख लो इतने पावरफुल होते हैं, उत्प्रेरित कर सकता है, कितने क्रियाशील होते हैं एंजाइम। ये हो जाएगा क्या, एंजाइम। फिर लास्ट गुण पढ़ लेंगे एंजाइम का अपन क्या, नंबर 7, कि जो एंजाइम होते हैं ना, ये एंजाइम क्या होते हैं, विशिष्ट पीएच और विशिष्ट ताप पर ही क्या होते हैं, काम करते हैं। ठीक है, और विशिष्ट पीएच क्या होती है इनकी, 6 से 8 पीएच। क्या होते हैं डियर, 6 से 8 पीएच। मतलब एंजाइम 6 से 8 पीएच पर ही क्या करेंगे, सुचारू रूप से काम करेंगे। और विशिष्ट ताप क्या हो जाएगा डियर, इनका तापमान पढ़ लेंगे अपन 25 से 37 डिग्री सेल्सियस। क्या पढ़ लेंगे, अगर इसी को मैं केल्विन में लिखना चाहूँ ना, तो लिख देंगे इसको 298 से 310 केल्विन लिख लेंगे इसको, केल्विन। ये क्या होती है, केल्विन टेम्परेचर की क्या होती है, इकाई होती है। ठीक, कहने का मतलब है एंजाइमों के लिए अनुकूल पीएच 6 से 8 होती है, और अनुकूल तापमान कितना होता है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये क्या हो जाएंगी, एंजाइम के गुणधर्म हो जाएंगे। ठीक है, इसको अब क्या कर लेते हैं अपन, लिख लेते हैं। चलो लिख लेते हैं इसको, लिखें। टॉपिक डाले डियर एंजाइम के गुणधर्म। टॉपिक डाले आप एंजाइम के गुणधर्म। पहला गुणधर्म लिखें आप, लिखें यह जैव उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम का पहला गुण लिखें आप, यह जैव उत्प्रेरक होते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। यह जैव उत्प्रेरक होते हैं अर्थात रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। ये हो गया आपका पहला गुणधर्म। ठीक है, और ये गुणधर्म कहां से लिया, अपन ने परिभाषा से लिया, क्योंकि अपन ने परिभाषा लिखी थी कि वे उत्प्रेरक जो जीवों के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं डियर, एंजाइम कहते हैं। ठीक है, दूसरा गुण लिखें इसका, लिखें यह बहुलक प्रकृति के होते हैं, यह बहुलक प्रकृति के होते हैं अर्थात इनका अणुभार उच्च होता है, अर्थात इनका अणुभार उच्च होता है। क्योंकि आपको पता है बहुलक जो होता है ना, इसका निर्माण छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के होता है।
इसलिए अपन ने बोल दिया कि यह बहुलक प्रकृति का होता है, इसलिए अनुभार भी क्या होएगा, उच्च होएगा। ठीक है, नंबर 3 गुणधर्म लिखें इसका, लिखें लिखें यह जल में घुलकर, लिखें यह जल में घुलकर कोलोइडी विलयन बनाते हैं, लेकिन यह जल में घुलकर कोलोइडी विलयन बनाते हैं, कोलोइडी विलयन बनाते हैं। ठीक है, और कोलोइडी विलयन क्या होता है, ये नंबर 3 चैप्टर में पढ़ लेंगे अपन, या पढ़ लिया अपन ने। ठीक है, नंबर 4 गुणधर्म लिखें, लिखें यह प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, यह प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, यह प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। नंबर 5 गुणधर्म लिखें, लिखें यह विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, यह विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, अर्थात एक विशेष एंजाइम, अर्थात एक विशेष एंजाइम किसी एक विशेष अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है, अर्थात एक विशेष एंजाइम किसी एक विशेष अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है, वो होती है विशिष्ट प्रकृति। ठीक है, अपन ने ताला चाबी के सिद्धांत से इसको समझा था। ठीक है, क्योंकि एक विशेष ताले को खोलने के लिए एक विशेष चाबी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए एक विशेष एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है, नंबर 6 पे लिखें, लिखें यह अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, यह अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, कोमा करके लिखना, एंजाइम का एक अणु क्रियाधार के 10 लाख अणुओं को 1 सेकंड में उत्प्रेरित कर सकता है, एंजाइम का एक अणु क्रियाधार के 10 लाख अणुओं को 1 सेकंड में उत्प्रेरित कर सकता है, 1 सेकंड में उत्प्रेरित कर सकता है। ठीक है, नंबर 7 गुणधर्म लिखें डियर, लिखें, लिखें एंजाइम, ऐसे लिखें एंजाइमों की सर्वाधिक क्रियाशीलता 6 से 8 pH, एंजाइमों की सर्वाधिक क्रियाशीलता 6 से 8 pH तथा 25 से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान, और ब्रैकेट में लिख लेना 298 से 310 केल्विन। एंजाइमों की सर्वाधिक क्रियाशीलता 6 से 8 pH तथा 25 से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होती है, तापमान पर होती है। अगला गुणधर्म लिखना चाहे ना डियर, तो लिख सकते हैं अपन क्या, कि जो एंजाइम होते हैं ना, ये क्या होते हैं, अल्प मात्रा में भी अधिक क्रियाशील होते हैं, मतलब इनकी थोड़ी सी मात्राएं क्या करती हैं, किसी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखती है। तो लिखो, नंबर 8 लिखना चाहे तो लिखें, लिखें एंजाइम अल्प मात्रा में भी अधिक क्रियाशील होते हैं, ऐसे लिखे आप, एंजाइम अल्प मात्रा में भी अधिक क्रियाशील होते हैं, अल्प मात्रा में भी अधिक क्रियाशील होते हैं, अर्थात एंजाइमों की थोड़ी मात्रा ही, अर्थात एंजाइमों की थोड़ी मात्रा ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकती हैं, अर्थात एंजाइमों की थोड़ी मात्रा ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकती हैं, अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकती हैं। ठीक है, ये हो गई डियर अपने एंजाइमों के गुणधर्म। ठीक है, चलो आपको मैं 2 क्वेश्चन लिखा देता हूं ना, पहले उनको समझ लेते हैं। ठीक है, इधर देखिए आप, अपन बात कर लेंगे, चलो आप क्वेश्चन लिखिए ना, लिखो क्वेश्चन, लिखिए, लिखिए वह कौन सा एंजाइम है, लिखें वह कौन सा एंजाइम है जो हृदय रोग के उपचार में, वह कौन सा एंजाइम है जो हृदय रोग के उपचार में रक्त के थक्के को विलय करता है, वह कौन सा एंजाइम है जो हृदय रोग के उपचार में रक्त के थक्के को विलय करता है, रक्त के थक्के को विलय करता है, क्या करता है डियर, विलय करता है। और इसका आंसर लिख लेना आप, स्ट्रेप्टोकाइनेज, आंसर लिख लें इसका, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम,
स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। ये क्या हो जाएगा डियर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखे आप, अगला क्वेश्चन लिखें किस एंजाइम की कमी से, किस एंजाइम की कमी से सूर्यमुखी, देखिए इधर, किस एंजाइम की कमी से सूर्यमुखी, और सूर्यमुखी के ब्रैकेट में लिख लेना आप एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म रोग हो जाता है। किस एंजाइम की कमी से सूर्यमुखी या एल्बिनिज्म रोग हो जाता है, और आंसर लिख लेना डियर, इसका आंसर लिखे आप ट्रायोसिनेज एंजाइम। आंसर लिखना आप ट्रायोसिनेज एंजाइम। अरे सूर्यमुखी रोग वही होता है जो क्या करते हैं, जो इसके जो होते हैं ना पेशेंट, वो क्या करते हैं सूरज की तरफ अच्छे से नहीं देख पाते, सूर्य की रोशनी को नहीं देख पाते, वो होते हैं सूर्यमुखी, जिनको आप गांव में सूरजमुखी बोलते हो। अरे होते हैं ना सूर्यमुखी, सूरज की तरफ नहीं देख पाते ना, वो होते हैं ना, और वो होता है ट्रायोसिनेज एंजाइम की कमी से। ठीक है, ठीक है डियर, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं ना, आगे पढ़ेंगे अपन क्या एंजाइम के वर्गीकरण के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जहाँ तक के लिए ठीक है।